आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्ले को ट्वेल्थ नाइट, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो हमारे टॉपिक का नाम है ट्वेल्थ नाइट। ये एक प्ले है जिसके राइटर हैं, जिसके लिखारी हैं शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। आप विलियम शेक्सपियर के नाम से तो बखूबी वाकिफ़ होंगे। विलियम शेक्सपियर एलिज़ाबेथन एज के बेहतरीन ड्रामाटिस्ट थे। उनकी वजह से एलिज़ाबेथ एज को, रेनेसां क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें लिटरेचर की रीबर्थ हुई थी। वो एक लंबा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। तो एलिज़ाबेथ एज के ड्रामा को गोल्डन पीरियड ऑफ ड्रामा कहा जाता है। क्यों? शेक्सपियर की वजह से, इनके ड्रामास की वजह से। तो हम इनके राइटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे अपने समरी की तरफ, अपने प्ले की तरफ। तो ये प्ले दरअसल शेक्सपियर ने लिखा था। शेक्सपियर एक प्ले राइट, पोइट और एक्टर थे। उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट राइटर भी कंसीडर किया जाता है और ये वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट भी कहलाते हैं। उनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट और बर्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 39 प्लेज, 154 सोनेट्स और 3 लॉन्ग नेटिव पोम्स भी लिखी। उनके प्लेस को कई दूसरी ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है और उनके प्लेस को दूसरे प्ले राइट की निस्बत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। हम उनको इंग्लिश लैंग्वेज का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्ले राइट कह सकते हैं। ये 26 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए। जब ये 18 साल के थे तो उन्होंने एनी हैथवे से शादी की। उनके 3 बच्चे थे। 2 ट्विंस थे जिनका नाम हैमिट और जूडिथ था, जबकि तीसरे बच्चे का नाम सुसाना था। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्यूरिटन एज से पहले बायोग्राफीज नहीं लिखी जाती थी, बायोग्राफीज़ पे काम नहीं होता था। बायोग्राफीज़ पे काम हुआ है प्यूरिटन एज के बाद। तो उससे पहले के जो राइटर हैं उनके बारे में हमें कम सुनने को मिलता है और कम ही पढ़ने को भी मिलता है। यानी कि उनके लिखे हुए प्लेस तो मिल जाते हैं, लेकिन उनकी बायोग्राफीज़ यानी उनकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए वो कम मिलते हैं। बहुत से राइटर्स ने उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, सेक्सुअलिटी और उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में लिखा। उन्होंने 1589 से 1613 यानी 1613 के दरमियान लिखा। उनके अर्ली प्लेज में हिस्ट्रीज़ और कॉमेडीज़ थी। उसके बाद उन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी और 1608 तक उन्होंने इस पर काम किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी फेज़ में उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडीज़ लिखी, जिनको रोमांसेस के नाम से भी जाना जाता है। उनके अगर हम वर्क लिस्ट की बात करें तो शेक्सपियर ने इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही शानदार वर्क से नवाजा है। उनके वर्क्स दूसरे राइटर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वैसे तो उनके बहुत से वर्क हैं, लेकिन हम इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनको ही, उनके मैं आपको नाम बताता हूँ तो आपको आइडिया हो जाए कि ये वर्क्स जो हैं वो शेक्सपियर के ही लिखे गए हैं। उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो हैमलेट है, फिर मैकबेथ है, रोमियो एंड जूलियट है, किंग लेयर और मिड समर नाइट ड्रीम्स, ओथेलो, जूलियस सीजर, द मर्चेंट ऑफ वीनस, एज यू लाइक इट, द रेप ऑफ जो है लोक्रेस, उसके बाद सोनेट 18। अब ये जो सोनेट 18 है ये जो शेक्सपियर की सबसे इम्पोर्टेंट पोम है। हमें इनको इस पोम को इनकी सबसे फेमस पोम भी, नज़म भी कह सकते हैं। उसके बाद ये जो वर्क्स थे, और भी उनके बहुत से वर्क्स हैं, लेकिन ये उनके जो फेमस वर्क्स हैं, जो पढ़े जाने वाले वर्क्स हैं, आज तक ज़्यादा पढ़े जाने वर्क हैं, जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स और सिलेबस का भी हिस्सा हैं। एम इंग्लिश के पार्ट 1 और 2 में भी इनके हमें ये जो हैं वो सब्जेक्ट्स में ये पोम्स और प्लेज हम पढ़ने को नज़र आते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने, ये था एक ओवरऑल शॉर्ट सा ब्रीफ था उनकी पर्सनल लाइफ, उनके वर्क्स, उनके राइटिंग स्टाइल और उनका किस तरह उन्होंने अपने एज के अंदर, अपने बाद में आने वाली एज के अंदर जो है एक ग्रेट और एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया थ्रू हिज वर्क्स।
हम देखते हैं इसका एक सिनॉप्सिस देखते हैं, यानी कि ये जो 12th नाइट प्ले है ये किस बारे में है। हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे, एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ 12th नाइट। इस प्ले को 12th नाइट या व्हाट यू विल बी कहा जाता है। जॉनरा के अतबार से ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। यह भी कहा जाता है कि इसे 1601 से 1602 के दरमियान लिखा गया और ये क्रिसमस सीज़न के दौरान इंटरटेनमेंट का एक सोर्स था। इस प्ले का जो हम कहते हैं ना कि सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल क्या है, तो इस प्ले के नाम के पीछे कोई भी लॉजिक या स्टोरी नहीं है। राइटर ने बस यूं ही इसको ये नाम दे दिया। दरअसल जो शेक्सपियर थे उस प्ले को लिख तो लिया मगर उसको नाम नहीं रख पा रहे थे। तो एक दिन एक्ट्रेस ने जब उनसे पूछा सर आप इस प्ले का नाम क्या रख रहे हैं, तो उन्होंने अचानक ही ये नाम दे दिया। इस प्ले के दो जो हैं वो सेंट्रल कैरेक्टर हैं जिनका नाम है वोइला और सेबेस्टियन। ये दोनों बहन भाई हैं, इनको एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है और ये एक शिप रैक में जुदा हो जाते हैं और प्ले के एंड में दोनों मिल जाते हैं और दोनों की शादियाँ हो जाती हैं। ये दोनों जुड़वा बहन भाई हैं और दोनों की शक्लें इतनी मिलती हैं कि इन दोनों को देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि कौन जो है वो लड़का है और कौन लड़की है। इस प्ले को अगर हम जो है वो ट्रांसवेस्टाइट कॉमेडी कहें तो जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रांसवेस्टाइट कॉमेडी से मुराद ऐसी कॉमेडी है जिसमें जो है वो कैरेक्टर्स को क्रॉस ड्रेसिंग करवाई जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह के प्लेज में जो है वो फीमेल्स का किरदार भी एक मेल ही परफॉर्म करता है, क्योंकि शेक्सपियर के दौर में, क्वीन एलिजाबेथ के दौर में जब ड्रामास लिखे जाते थे तो उनको प्रॉपर परफॉर्म किया जाता था। जबकि जैसे मैंने शेक्सपियर के बारे में बताया कि वो खुद भी एक एक्टर थे, तो वो प्ले लिखते थे, खुद भी परफॉर्म वगैरह एक्टिंग करते थे। तो इस तरह उनके दौर में जो ड्रामास थे उनको परफॉर्म किया जाता था। तो परफॉर्मिंग के दौरान जो फीमेल का करैक्टर था उसको भी मेल ही परफॉर्म करता था फीमेल के कपड़े पहन के, क्योंकि वहाँ के उस वक़्त में औरतों को थिएटर में काम करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उनके किरदार जो है वो मेल्स ही परफॉर्म किया करते। ये प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग और अपीलिंग है। प्यूटन के मुताबिक किसी मर्द का ज़नाना लिबास पहनकर औरत का किरदार अदा करना गुनाह समझा जाता था। अब प्यूटन कौन थे? प्यूटन जो थे वो ये एलिजाबेथन एज के बाद जो जिन लोगों का दौर आया था, प्यूटन थे जो मजहबी लोग थे। और बल्कि आज भी दुनिया के कई मज़हब हैं वो इस काम को, यानी कि जो मर्द का काम और औरत का काम जो मर्द करता है यानी कि लिबास पहनकर, उसको गुनाह तस्वर करते हैं। क्रिटिक्स के मुताबिक क्रॉस ड्रेसिंग दरअसल विक्ड और मॉन्स्ट्रियस है, इसलिए इसको रोक देना चाहिए। इस तरह की कॉमेडी दरअसल जेंडर एम्बिग्विटी को फ़रोग देती है। इस प्ले को 1603 में मिडल टेम्पल में परफॉर्म किया गया। शेक्सपियर अपनी एज के इटालियन प्लेस से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। इस प्ले में दो जुड़वा बहन भाई, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि दो जुड़वा बहन भाई हैं जो एक शिप रैक की वजह से अलहदा हो जाते हैं और दोनों ये समझ लेते हैं कि दूसरा मर चुका है। वोइला जो है वो एक लड़की है, वो खुद को एक लड़का बताती है। वो ड्यूक ओरिस्नो को सर्व करती है मगर ड्यूक को उससे मोहब्बत हो जाती है। अब ओरिस्नो एक लवर जो है वो लवर है जो अपने बिलव्ड की जुदाई में बहुत रोता है। इसकी बिलव्ड का नाम ओलिविया है। ओलिविया के भाई की डेथ हो चुकी है, वो बहुत सदमे में है। उसने अहद किया है कि वो किसी से बात नहीं करेगी और ना ही ड्यूक से शादी करेगी। इस तरह जब सेबास्टियन अपनी बहन से जुदा होता है तो उसकी मुलाकात अंटोनियो से होती है। अंटोनियो वो इंसान है जिसने उसकी जान बचाई होती है उस शिपरैक में, क्योंकि शिपरैक जो हादसा हुआ था उसमें दोनों को लगा कि दूसरा मर गया है, लेकिन जो है वो सेबास्टियन की जान किसने बचाई थी? अंटोनियो ने बचाई थी। और इसके बारे में ये भी मशहूर है कि उसे सेबास्टियन से मोहब्बत है और ये उसके साथ दरअसल सेक्सुअली इन्वॉल्व था। सेबास्टियन जब ये वहाँ पहुँचता है तो ओलिविया वहाँ से जा चुकी होती है और सब ये समझते हैं कि ये ओलिविया है। उससे उन दोनों की जो मिस्टेकन आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। और ये इस प्ले का एक अहम थीम भी है, यानी मिस्टेकन आइडेंटिटी।
और जब सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है तो ओलिविया की शादी सेबेस्टियन और वायला की शादी ड्यूक से हो जाती है और ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो ये ओवर सिनॉप्सिस था, एक ओवरव्यू था कि किस तरह इस प्ले में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं, ये किस तरह जो है वो कॉमेडी प्ले है और इसमें जो है वो एंडिंग किस तरह दिखाई गई है और करैक्टर किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो ये सब कुछ ना अभी थोड़ा सा जो है वो मिक्सअप है, समझ नहीं आ रही कि कौन सा करैक्टर क्या कर रहा है, क्योंकि एक सिनॉप्सिस था। अब हम इसका समरी को देखेंगे तो आपको इसकी डिटेल समझ आएगी कि कौन सा करैक्टर जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा था। अब हम बढ़ते हैं अपने प्ले की समरी की तरफ, लेकिन समरी से पहले अगर हम इसके करैक्टर लिस्ट को जान लें तो इससे समरी को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो हम बढ़ते हैं करैक्टर लिस्ट की तरफ। तो सबसे पहला और मेन जो करैक्टर है वो वियोला का है। वियोला ये एक यंग वुमेन है, ये इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है। एक शिप रैक के दौरान अपने भाई से जुदा होकर इलिरिया के शोर पर पहुंच जाती है। वहां जाकर ये खुद को एक लड़के के रूप में डिस्कस करती है, यानी अपने आप को अपेयर करती है। ये खुद को कैसारियो के नाम देती है। ये वहाँ पर ड्यूक के लिए काम करती है, ड्यूक जज को कहते हैं, और इसे ड्यूक से मोहब्बत हो जाती है। अब ये तो लड़के के तौर पर गई थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये और ये भाई जो थे वो ट्विंस थे और पता नहीं चलता था कि कौन लड़का है कौन लड़की है। शक्ल जो थे, अपने बालों का स्टाइल उन्होंने अपने पेरेंट्स इस तरह बताई हुई थी कि नहीं पता मालूम होता था। तो ये ड्यूक से मोहब्बत करने लग जाती है और इसे लड़का समझते हुए ओलिविया, अब ओलिविया करैक्टर होता है, वो इससे मोहब्बत करने जाती है, लड़की है। प्ले के आखिर में जब ड्यूक को पता चलता है कि ये लड़की है तो वो उसे कबूल कर लेता है और दोनों की शादी हो जाती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट करैक्टर है, आप करैक्टर्स को गौर से समझते जाइएगा। करैक्टर जब आपको समझ आएगा कि और उनका आपस में रिलेशन आपको समझ आ जाएगा तो आपके लिए जो है वो समरी को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो ओरसिनो का है। ये इलीरिया वो जगह है जहाँ पे जिसके किनारे पे वो कौन पहुँची थी, प्रोटैगनिस्ट हमारी वियोला। तो इलीरिया का रहने वाला एक शरीफ आदमी है, कौन, ओरसिनो। नेचर के अतबार से बहुत ही अच्छा है। इसे अपना न्यू पेज बॉय जो कि वियोला है, उसने खुद को एक लड़के के रूप में जो है वो अपेयर किया था ना, तो वो हार्ड वर्किंग था तो वो उसे पसंद था और उसके साथ उसकी हार्ड वर्किंग की वजह से जो है वो ओरसिनो से पसंद करता था। उसके बाद ओलिविया ये एक दौलतमंद, खूबसूरत और इलीरियन की रहने वाली एक लड़की है। ओरसिनो को इससे मोहब्बत है। अब उसके भाई की डेथ हो चुकी है, ओलिविया के भाई की डेथ हो चुकी है और उसने अहद कर लिया है कि वो सालों तक शादी नहीं करेगी। इसमें और ओरसिनो में एक सिमिलैरिटी पाई जाती है, किसमें, ओलिविया में और ओरसिनो में, कि ये दोनों अपनी मिजरी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वियोला जब लड़के के रूप में मैसेंजर बनकर उसके साथ आती है तो इससे मोहब्बत हो जाती है। अब क्योंकि ओलिविया को लगता था कि जो वियोला है वो लड़का है ना, वियोला लड़का है और वो प्यारी भी थी, या प्यारा जो भी कह लो, क्योंकि वो तो लड़का बन के आई थी वो लड़की। तो अब ओलिविया उससे मोहब्बत कर बैठती है और अपने भाई की मौत का मातम नहीं करना चाहती, मगर सोसाइटी के रूल की वजह से वो मजबूर होती है। मगर अब उसे एक मौका मिल गया था, अब वो इस दिखावे के जो शौक से निकलना चाहती थी। प्ले के आखिर में जब उसे पता चलता है कि वियोला का एक लड़की है वियोला और उसका एक भाई भी है जो उसका हम शक्ल है, तो वो उसे शादी की पेशकश करती है और वो उस ऑफ़र को कबूल कर लेता है और दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टर है वो सेबेस्टियन का है। ये वियोला के जुड़वा भाई है। ये दोनों एक दूसरे से इतने सिमिलर थे कि उनका पता नहीं चलता कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। एक शिपरेक के दौरान दोनों बेचे जाते हैं और हर एक उन दोनों में से ये समझता है कि वो सिर्फ ज़िंदा है और दूसरा मर चुका है, और सेबेस्टियन को कौन बचाता है, एंटोनियो बचा लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है फैस्फी। अब फैस्फी कौन सा कैरेक्टर है? इस कैरेक्टर को शेक्सपियर ने क्लाउन के तौर पर इस्तेमाल किया है। शेक्सपियर अपने प्लेज में कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए इस कैरेक्टर यानी क्लाउन का इस्तेमाल करते हैं और करते रहे हैं। बहुत से प्लेज में उन्होंने क्लाउन को यूज़ किया है। इसका काम गाना गाने, जोक्स करना और लोगों को इंटरटेन करना इसका पेशा है।
के लोगों को एंटरटेन किया जाए और अपना रिज़्क कमाया जाए। देखने में ये एक फुलिश किरदार है, मगर हकीकत के में ये सबसे ज़्यादा जो है वो क्रेजीएस्ट किरदार है। उसके बाद सर टोबे, ये ओलिविया के अंकल हैं। अब ओलिविया कौन थी? मैंने बताया था ना, ओलिविया एक वेल्दीएस्ट पर्सन थी जिसके भाई की डेथ हो चुकी है। ये ओलिविया के साथ रहते हैं, लेकिन ओलिविया उसके फुलिश बिहेवियर को अप्रूव नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। ये एक स्टूपिड किस्म के इंसान हैं जिनका काम शराब पीना, दोस्तों के साथ वक्त ज़ाया करना, रात देर तक जागना, और दूसरे लफ्ज़ों में ये अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट करैक्टर है वो एंटोनियो का है। वो इंसान जो सेबेस्टियन को बचाता है, उसको सेबेस्टियन से बहुत लगाव होता है। हालांकि उसके साथ वो सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाता। दरअसल ये प्ले एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसके आखिर में बहुत से करैक्टर अपनी मोहब्बत को अचीव कर लेते हैं, मगर वो लोग जो होमो इरोटिक डिज़ायर रखते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। यही तो रोमांटिक कॉमेडी की खासियत है कि इसमें मोहब्बत करने वालों की यानी जो अपोजिट जेंडर वाले मोहब्बत करने वाले हैं वो एक दूसरे को अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर सर एंड्रियो का है। ये सर टोबे के दोस्त हैं। ये ओलिविया से मोहब्बत करता है और इससे यानी कि शादी करने की कोशिश करता है, लेकिन ये अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता। इसको लगता है कि ये ब्रेव है, विटी है, यंग है और इसको ज़ुबान पर महारत हासिल है और ये डांस भी बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन दर हकीकत इतनी खूबियों के बावजूद भी ये एक अहमक इंसान है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर मारिया है। ये एक बहुत ही क्लेवर, बहादुर लड़की है, जेंटल वेटिंग लड़की है। मारिया और मालवोलियो, इन दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। इसके बरक्स मारिया ज़्यादा एक्टिव है और उसके अंदर स्पिरिट भी कूट कूट कर भरा हुआ है। मालवोलियो कौन है? वो ओलिविया के घर में हेड सर्वेंट है, हेड सर्वेंट के तौर पर दिखाया गया है। ये एक सेल्फ राइटियस इंसान है और सेल्फ राइटियस इंसान बनने की कोशिश करता है। इसको ड्रिंकिंग, डांसिंग और फन का इतना शौक़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो उसका अंकल जो करता था, तो इसलिए उस घर में होती थी, और जो हेड सर्वेंट था यानी मालवोलियो वो नहीं करता था। सर एंड्रियो और मारिया दोनों मिलकर इसको यकीन दिलाते हैं कि ओलिविया जो है वो उससे मोहब्बत करती है। ये मारिया से बहुत चिढ़ता है, ये उसका दुश्मन है और ये ओलिविया से शादी इसलिए भी करना चाहता है कि वो अपने सोशल क्लास को ऊपर ला सके। दूसरे लफ्ज़ों में ये मिडिल क्लास से हाई क्लास का सफ़र करना चाहता है। तो ये थे ओवरऑल इसमें करैक्टर जिनका आपस में मैंने रिलेशन दिखाया हुआ है कि, और एंड पे जो है वो किस तरह आपस में ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम अपनी समरी की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ा सा करैक्टर मैंने इसलिए बताया ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए कि समरी के अंदर जो है आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि कौन सा करैक्टर जो है वो इस तरह परफॉर्म क्यों कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी समरी की तरफ, इस प्ले की समरी की तरफ। ये शेक्सपियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। इसमें जेंडर एम्बिग्विटी दिखाई गई है कि किस तरह जो है दो बहन भाई, दो ट्विन्स होते हैं जिनकी शक्लें सेम होती हैं, तो वो अगर बहन आ जाए तो भाई यानी पता नहीं चलता कि वो भाई है या बहन है या लड़का है या लड़की। जेंडर एम्बिग्विटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस प्ले की जो सेटिंग है वो इलीरिया की रखी गई है और वहाँ पे एक ड्यूक होता है जिसका नाम ऑर्सिनो होता है, और ऑर्सिनो जो है वो थोड़ा शरीफ इंसान होता है, और वहाँ पे उसके पास कौन ये काम करती है, हमारी प्रोटैगनिस्ट वियोला। और फिर ओलिविया का में करैक्टर भी नज़र आता है जो जिसके भाई की डेथ हो गई है, और अब उसने ऐड किया है कि वो उसके सोग में कई दिन तक जो है वो शादी वगैरह नहीं करेगी और किसी से भी शादी नहीं करेगी। और ड्यूक जो है वो उसे यानी कि सिंपथी रखता है और उसके साथ शादी करना चाहता था। दूसरी तरफ वोइला है, उसके भाई सेबेस्टियन एक समुद्री सफ़र पर निकलते हैं वो दोनों, लेकिन तूफ़ान आ जाता है और इनकी शिप तबाह हो जाती है। अब वियोला जो है वो एक शोर पर पहुंचती है जिसका नाम होता है इलीरियन। वो ख़ुद को वहाँ अकेले पाती है और वो ये अज्यूम कर लेती है कि उसका भाई मर चुका है। अब वियोला को काम की ज़रूरत होती है। उसकी मुलाकात कैप्टन से होती है जो उसे ऑर्सिनो के बारे में बताता है। वो मज़ीद ऑर्सिनो को ओलिविया के लिए ऑर्सिनो की ओलिविया के लिए मोहब्बत की दिलचस्प कहानी सुनाता है, क्योंकि जो ऑर्सिनो होता है यानी जो ड्यूक होता है, जो ड्यूक तो उसका पेशा है ना, वो जज है, उसका नाम ऑर्सिनो है।
तो जहाँ पे ड्यूक का जिक्र हो या ओर्सिनो का जिक्र हो तो आप समझ जाइएगा कि वो एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है। तो ओर्सिनो जो है वो ओलिविया से मोहब्बत करता होता है और उससे शादी भी करना चाहता होता है, लेकिन जो ओलिविया है वो अपने भाई का शौक मना रही होती है और वो किसी से शादी नहीं करना चाहती होती है और उसने ऐद किया होता है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। तो अब वो कहानी कौन सुना रहा है? कैप्टन सुना रहा है। किसको? वियोला को कहानी सुना रहा है और उसके बारे में बता रहा है और ये भी बता रहा है कि वो अच्छा इंसान है, शरीफ इंसान है, तुम उसके पास काम के लिए जाओगे तो वो तुम्हें नौकरी दे देगा। अब उसको इंटरेस्ट पैदा होता है ओलिविया में, वो ओलिविया से मिलना चाहती है, लेकिन चूंकि लेडी ओलिविया किसी से मिलना नहीं चाहती इसलिए ये ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हो सकती। अब वियोला अपना फैसला करती है कि वो खुद को एक लड़के के रूप में जो है वो पेयर करेगी और वो खुद को एक नया नाम देती है, कैसारियो। इसे ड्यूक ओर्सिनो के घर में मुलाजमत मिल जाती है। वो अपने काम की महारत की वजह से बहुत जल्द ओर्सिनो की फेवरेट बन जाती है। वियोला को ड्यूक से मोहब्बत हो जाती है, जबकि ड्यूक इस बात से बाखबर है कि वो एक लड़की है, वो अब तक इसे एक लड़का समझता है। एक दिन ओर्सिनो इसे ओलिविया के घर भेजता है ताकि वो उसका मैसेज उस तक लेकर जा सके, लेकिन जब ओलिविया कैसारियो को देखती है तो उसे देखते ही उसे लव एट फर्स्ट साइट, मोहब्बत हो जाती है। इस प्ले में हमें लव ट्रायंगल देखने को मिलता है। ओलिविया को कैसारियो से मोहब्बत है। अब कैसारियो कौन है बताएं? कैसारियो दरअसल वियोला ही है, वो लड़का बनी हुई है। और कैसारियो को ड्यूक से मोहब्बत है क्योंकि कैसारियो एक लड़की है और ड्यूक से मोहब्बत है और ड्यूक को ओलिविया से मोहब्बत है। तो हर कोई बस मोहब्बत के गम में निढाल है। यहाँ पर ओलिविया के घर के एक मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनका नाम है सर टोबे। ये एक शराबी हैं, ये उसके अंकल होते हैं और ये शराबी किस्म के इंसान हैं। इनके साथ इनकी एक दोस्त भी है जिसका नाम है मेल दोस्त हैं सर एंड्रयू। सर एंड्रयू को ओलिविया से मोहब्बत है। अब यहाँ पे ओलिविया का एक और दावेदार सामने आ जाता है। यहाँ पर एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि क्लोन है। शेक्सपियर के ज़्यादातर प्ले में हमें क्लोन को देखने को मिलता है, जिसकी मदद से वो प्ले में कॉमिक इफेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इस किरदार का नाम मारिया है। अब क्लोन कौन है? वो मारिया है। ये एक बहुत ही प्रीटी और वीटी औरत है। मारिया अपने प्रैक्टिकल जोक्स की वजह से मालवोलियो को यकीन दिलाती है कि ओलिविया को उससे मोहब्बत है। अब मालवोलियो कौन है? वो उसका सर्वेंट है, हेड सर्वेंट है। किसका? ओलिविया का। ओलिविया के घर में, क्योंकि ओलिविया बहुत ज़्यादा अमीर है, वो अपने अंकल को भी रख रही है अपने पास, उसका एक हेड सर्वेंट भी है। तो अब हेड सर्वेंट जो है वो बेसिकली तो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो मोहब्बत करने लग जाता है अपनी मालकन से क्योंकि वो लो क्लास से अपर क्लास एलीट क्लास में भी सफ़र करना चाह रहा होता है। तो वो एक सीक्रेट लेटर लिखती है और इसे अपने लवर को भेज देती है, जिसमें वो ये बताती है कि अगर इसे उसकी मोहब्बत चाहिए तो वो अपना एक स्पेशल गेटअप बनाए। वो येलो स्टॉकिंग क्रॉस ग्रेटर्स का इस्तेमाल करे, मुसलसल मुस्कुराती है और ख़ुद किसी को एक्सप्लेन नहीं करेगा कि वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। वो लेटर दरअसल मोलवोली को मिलता है और इसे लगता है कि जैसे उसके लिए ओलिविया ने भेजा है। अब वो लेटर किसने भेजा था? वो मारिया लेटर लिखती है अपने लवर को और वो लेटर जो है वो किसको मिल जाता है? उसके हेड सर्वेंट को मिल जाता है जिसका नाम है मोलवोली। और वो ये समझता है कि उसके लिए वो लेटर किसने भेजा है? ओलिविया ने भेजा है। वो वैसा गेटअप करके ओलिविया तक पहुंच जाता है और वहाँ पे जाकर इतना बुरा बिहेव करता है कि ओलिविया को लगता है कि वो मैड है, इसलिए इतना अजीब बिहेव कर रहा है। काम ख़राब हो गया बेचारे का। दूसरी तरफ सेबेस्टियन जो कि ज़िंदा है उसको एंटोनियो बचा लेता है, मगर वो सोचता है कौन? सेबेस्टियन की उसकी बहन मर चुकी है। एंटोनियो को उससे मोहब्बत हो चुकी है और ये भी सुनने को मिलता है कि एंटोनियो दरअसल सेबेस्टियन की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस करता है। सेबेस्टियन जो है वो चलता है और वो ड्यूक के किंगडम में पहुंच जाता है। जब एंटोनियो को इल्म होता है कि सेबेस्टियन वहाँ है तो वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ जाता है। हालांकि उसकी और ड्यूक की दुश्मनी चल रही थी, लेकिन इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी जान को ख़तरा है। वो सेबेस्टियन की मोहब्बत में फ़िज़िकल अट्रैक्शन फील करते हुए इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी जान की भी फिक्र नहीं होती। सर एंड्रयू जब ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ओलिविया बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है कैसारियो की तरफ, तो वो एंड्रयू को चैलेंज करते हैं कि वो एक डुअल की तरह बिहेव करे और वो इस चैलेंज को कबूल करता है और सब इस बात को और सब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं।
अब प्ले में आइडेंटिटी मिस्टेकन का वक्त शुरू हो जाता है। सेबेस्टियन वहाँ पहुँच जाता है। सर एंड्रे और सर टोबे जब इसको देखते हैं तो वो समझते हैं कि वो कैसेरियो है। ओलिविया भी ऐसा ही समझती है। वो सेबेस्टियन को कैसेरियो समझते हुए शादी की पेशकश करते हैं। वो परेशान हो जाता है क्योंकि उससे पहले कभी उसने देखा ही नहीं होता, लेकिन जब वो ये देखता है कि वो खूबसूरत है और अमीर है तो वो शादी के लिए हाँ कर देता है। एंटोनियो को अब ओर्सिनो के ऑफिस जो है वो ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। अब ओर्सिनो कौन था? ओर्सिनो ड्यूक ही था। उसके ऑफिसर पकड़ लेते हैं क्योंकि उनकी दुश्मनी होती है। वो कैसेरियो की मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसके सामने जो इंसान है वो सेबेस्टियन नहीं बल्कि वियोला है। यहाँ पे आइडेंटिटी मिस्टेकन हो गई क्योंकि उस सेबेस्टियन को वो जानता था और सेबेस्टियन की उसने जान बचाई थी और वो उसके सामने था, लेकिन वो उसकी मदद को नहीं आ रहा था क्योंकि वो उसकी यानी कि वो उसका ट्विंस था, वियोला था। और वो जो है वो कैसेरियो को सेबेस्टियन समझ रहा होता है। अब वियोला जो है वो इनकार कर देती है क्योंकि उसके मुताबिक वो एंटोनियो को पहली बार देख रही होती है, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी है। लेकिन यहाँ पर वियोला को होप मिल जाती है कि उसका भाई जिंदा है। अब क्या होता है कि मालवोलियो को एक तरीक कमरे में बंद कर दिया जाता है, एक डार्क कमरे में, क्योंकि सबके मुताबिक वो पागल हो चुका होता है। उसको अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब जो है वो फास्फी अब एक प्रीस्ट का रूप धार कर, जिसका नाम सर ट्रॉप्स है, वो मालवोलियो को जो है वो एग्जामिन करता है। अब मालवोलियो एक दरख्वास्त करता है कि उसको इजाज़त दी जाए कि वो ओलिविया को एक ख़त लिख सके। उसको इजाज़त मिल जाती है। वो इस ख़त में रिक्वेस्ट करता है कि उसको रिलीज़ कर दिया जाए। सेबेस्टियन शादी के लिए हाँ कर देता है और उसकी और ओलिविया की शादी होती है। ये जानकर ड्यूक और ओर्सिनो भी ओलिविया के घर जाते हैं। वहाँ पर सेबेस्टियन भी जाता है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि दोनों बहन भाई इकट्ठे होते हैं। तो सबको पता चल जाता है कि जो वियोला है और जो सेबेस्टियन है वो दोनों बहन भाई हैं, और वियोला जो है वो कैसेरियो नहीं है बल्कि उसका नाम वियोला है और वो एक लड़की है, और जो सेबेस्टियन है वो उसका भाई है। और अब ओर्सिनो को भी रिलीज़ कर दिया जाता है। उससे वियोला उसे मोहब्बत है, वो जान जाता है कि ड्यूक जान जाता है कि उससे वियोला को मोहब्बत है। वो एक औरत है, वो इसे शादी का पूछता है, वो हाँ कर देती है और वो इस तरह इस दोनों शादी हो जाती है। और मालवोली को भी इस एक तरीक कमरे से दाद कर जाता है। प्ले के आखिर में वो कपल दरअसल अपनी मोहब्बत के मिलने पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इसके साथ ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो ये इस प्ले की समरी है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि करैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर रहे हैं कि किसको किससे मोहब्बत है, ये समझ नहीं आ रही। लेकिन मैंने इसे इस तरह समझाया कि आपको समझ आ गई होगी। सब करैक्टर्स को मैंने डिस्कस किया है और फिर बताया है आपको, तो मुझे तो लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। इस प्ले को आप जैसे कि आपको पता लिखा था शेक्सपियर ने, और शेक्सपियर जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अपने ड्रामाज की वजह से उन्होंने ड्रामाज को इतनी ब्यूटीफुली लिखा था कि उस एज को गोल्डन एज कहा जाता था हिस्ट्री के अंदर, ड्यू टू ड्रामास। तो ये कॉमेडी प्ले है और रोमांटिक कॉमेडी है। 12th नाइट ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें हमें पावर ऑफ डिज़ायर देखने को मिलती है। इसमें ये बताया गया कि किस तरह करैक्टर अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए सोसाइटी के कन्वेंशंस को तोड़ देते हैं। माशरे के बनाए हुए असूल उनके लिए बेसलेस होते हैं। तो लिटरेचर के अंदर वैसे भी सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। सोसाइटी के अंदर जो भी मामला चल होते हैं वो थ्रू जो है वो राइटर जो है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। लिटरेचर होता ही मिरर ऑफ सोसाइटी है। तो उस टाइम पे उस दौर में जो जिस तरह की सोसाइटी थी, जिस तरह के रिलेशंस चल रहे थे और जिस तरह की बाउंड्री सेटअप था, उनको बेसिकली राइटर ने शेक्सपियर ने अपने प्ले के ज़रिए दिखाने की कोशिश की। और ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। तो माशरे के बनाए हुए असूल जो हैं उनके लिए बेसलेस होते हैं। इसमें कई कैरेक्टर बज़ाहिर कंफ्यूज भी दिखाई देते हैं कि उनको इल्म ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या। मिसाल के तौर पर प्ले के आगाज़ में दिखाया गया है कि ओर्सिनो को ओलिविया से जो है वो मोहब्बत होती है, लेकिन जब वो वियोला की हकीकत जान लेता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है। इस तरह ओलिविया को भी जो है वो कैसेरियो से मोहब्बत हो जाती है, वगरना इससे पहले वो ऐड कर चुकी थी कि वो अपने भाई की मौत का अफसोस करेगी और किसी से शादी नहीं करेगी, किसी से बात तक नहीं करेगी।
इस तरह जो है मार्गोलाए उसको लगता है कि वो एक प्यूरिटन की बनकर ज़िंदगी गुजारेगा, मगर जब उसको यकीन दिलाया जाता है कि ओलिविया उससे मोहब्बत करती है तो वो इसके प्यार में एक फूल की तरह बिहेव करता है और अजीब ऊट पटांग की हरकतें करने लग जाता है। इस प्ले में डिज़ायर एक फोर्स की तरह काम करती है। इसके थ्रू किरदार और करैक्टर ये जान जाते हैं कि सेल्फ नॉलेज क्या है। दूसरे लफ्ज़ों में वो अपनी हकीकत पहचान जाते हैं। ओलिविया जान जाती है कि वो जो मातम कर रही है वो सोसाइटी को दिखाने के लिए, सोसाइटी की वजह से कर रही है, और मार्गोलाई ये जान जाता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, उसकी कितनी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। ओलिवियाज ग्रीफ इज़ अ शो ऑफ एंड सेल्फ कॉन्शियस। शायद ओलिविया मातम करना ही नहीं चाहती थी, वो ये सब सोसाइटी के डर से, सोसाइटी के दबाव में आकर कर रही थी। ज़रूरी नहीं है कि हर रसूल में जो है हर जो रूल है वो सोसाइटी की वजह से और सोसाइटी का बनाया हुआ हर रूल दुरुस्त हो। कुछ जो रूल्स होते हैं वो बेबुनियाद होते हैं और उसकी वजह से इंसान घुट घुट कर रह जाता है। लेकिन इस प्ले में कुछ ऐसे करैक्टर भी हैं जिन्होंने माशरे, सोसाइटी के बेबुनियाद असूलों को अपने ऊपर हावी नहीं किया और उसकी वजह से ख़ुद को बर्बाद नहीं किया, अपनी डिज़ायर को तर्क नहीं किया। उनको इल्म था कि उन्हें क्या चाहिए। मिसाल के तौर पर वियोला उसने पूरी कोशिश की कि वो ओर्सिनो को अपना जो है वो बना ले और उसने बना लिया। उसके बाद लास्ट वाले एक्ट में जब वियोला जब खुद को एक लड़के के रूप में डाल दे लेती है, उसके ओर्सिनो की तरफ से मैसेंजर बनकर ओलिविया के पास भेजा जाता है, तो इस हकीकत से वो बेखबर होकर के वो एक लड़की से, ओलिविया को इससे मोहब्बत हो जाती है कि वो एक लड़की है, ये लड़का है। और यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, डज लव एंड डिज़ायर ट्रांसेंड जेंडर? क्या इंसान को किसी दूसरे इंसान को देखकर ये फील नहीं होता कि वो इस जेंडर से तल्लक रखता है? अगर इसने रूप बदला हो तो, या फिर इसमें जो है वो होमोसेक्सुअलिटी का एलिमेंट हो तो होमोसेक्सुअलिटी का एलिमेंट पाया जाता है। क्या इंसान को मोहब्बत के लिए किसी जेंडर की ज़रूरत नहीं है या जेंडर की ज़रूरत है? लेकिन ये प्ले दरअसल एक रोमांटिक कॉमेडी है, ना कि होमोसेक्सुअलिटी पर जो एप्रिसिएशन या क्रिटिसिज्म है। तो हम उस चीज़ को जो है वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये क्वेश्चन जो है वो रेज होते हैं इन दिस प्ले। और जब सेकंड एक्ट में क्या होता है कि जब सेबेस्टियन ये अनाउंस करता है कि वो ड्यूक के लैंड जा रहा है, तो यहाँ पर एक और करैक्टर जिसका नाम एंटोनियो है उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इससे और ज़्यादा जो है वो ड्रामेटिक टेंशन बढ़ जाती है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो सर टोबे जो हैं और सर एंड्रो समझ लेते हैं कि वो कैसारियो है और इससे लड़ना शुरू हो जाते हैं। उधर जो सेबेस्टियन को ये समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हो रहा है। इस तरह जब एंटोनियो की मुलाकात वियोला से होती है तो वो भी सेबेस्टियन को, वो जो एंटोनियो है वो वियोला को सेबेस्टियन समझ आता है, क्योंकि वो ट्विंस होते हैं ना, दोनों बहन भाई। तो इस तरह जो है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का भी बर्थ होता है। इस प्ले में हमें ये देखने को मिलता है कि इंसान किस तरह अपने इमोशंस को आसानी से जो है वो स्विच कर लेते हैं। ओलिविया जो कि भाई की मौत की वजह से परेशान थी, वो मिनटों में किससे मोहब्बत कर बैठी। इस तरह जो ओर्सिनो है जो कि ओलिविया के लिए मरता था, उसने जब वियोला को कबूल कर लिया। और ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, ये एक ऐसी कॉमेडी है जिसमें करैक्टर आखिर में अपनी मोहब्बत को अचीव कर लेते हैं, जैसे कि वियोला को ओर्सिनो और ओलिविया को सेबेस्टियन मिल जाता है। तो ये रोमांटिक कॉमेडी थी जिसे शेक्सपियर ने लिखा, इसका ये एनालिसिस था। अब हम इम्पोर्टेंट थीम्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम थीम्स की बात करें तो इस प्ले में हमें बहुत से थीम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं हम सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट थीम है, लव एज अ काज ऑफ सफरिंग। इस प्ले के मुताबिक लव दरअसल सफरिंग की वजह से है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है तो जाहिर सी बात है लव है इसका सेंट्रल पार्ट होगा। इस प्ले में कई करैक्टर को एक दूसरे से मोहब्बत है और जो है वो आखिर में भी एक हो जाते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि लव दरअसल पेन की वजह से है। इस प्ले में कई करैक्टर के लिए एक दूसरे के लिए करैक्टर्स के लिए लव एक कर्स है जो इनसे इनका सुख चैन छीन लेती है और अपनी ज़िंदगी में गम में गुजारते हैं, जैसे कि ओर्सिनो को ओलिविया से मोहब्बत है, लेकिन वो अपने भाई की मौत की वजह से डिस्टर्ब दिखाई देती है और किसी से बात नहीं करना चाहती होती। और वो जो ड्यूक होता है, जो ओर्सिनो होता है, वो इसके गम में हो रहता है और ड्रिंकिंग भी करता है।
लेकिन क्या ओरिजिनो को वाकई मोहब्बत थी? अगर थी तो वो अपने इमोशंस को इतनी जल्दी स्विच कैसे कर पाया? ये एक सवाल किया जाता है। खैर ये एक अलग डिबेट है। इस तरह ओलिविया भी कहती है कि लव इज़ अ प्लेग। इसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि इसका लव से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है कितना बुरा रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है द अनसर्टेनिटी ऑफ जेंडर। जेंडर इस प्ले का सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला डिबेट है, टॉपिक है, डिस्कशन के लिए टॉपिक है। इस प्ले में राइटर ने अपने दूसरे प्लेज की तरह क्रॉस ड्रेसिंग की टेक्निक का इस्तेमाल किया है। मैंने आपको बताया था ना, उस दौर में जो औरतें हैं वो थिएटर में उनको अलाउ नहीं किया जाता था, तो मर्द ही लोग जो थे वो क्रॉस ड्रेसिंग करते, यानी दूसरे जेंडर के कपड़े वगैरह पहन के तो आ जाते थे। तो वियोला के थ्रू अपनी आइडेंटिटी जो है, वियोला किस तरह अपनी आइडेंटिटी तो छुपाती है, लेकिन इससे जो है वो सेक्सुअल मेस पैदा होता है, क्योंकि उसके लड़का बनने की वजह से ओलिविया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इससे एक बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल पैदा होता है कि क्या इंसान के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो पहचान सके कौन लड़का है कौन लड़की? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उनकी बॉडीज़ जो हैं, बॉडीज़ ने अपने जेंडर्स की बॉडी को अट्रैक्ट किया। क्या हमारी बॉडी अपने ही जैसे जेंडर की बॉडी को अट्रैक्ट करती है? ये क्वेश्चन रेज होते हैं तो हम जब हम इस थीम को डिस्कस करते हैं। इस प्ले में शायद हमें होमो एरोटिसिज्म का एलिमेंट देखने को मिलता है। एंटोनियो जो है वो इसकी जीती जागती मिसाल है, क्योंकि एंटोनियो को पता भी होता है कि सेबेस्टियन एक लड़का है, फिर भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है इंस्टेंट स्विचिंग ऑफ फीलिंग्स। अब हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है। मेरे ख्याल से ये प्ले दरअसल सवालों की एक जीती जागती लिस्ट है। इस प्ले के एक्सप्लोर करने के बाद एक ही सवाल ज़हन में आता है कि क्या इंसान के अंदर ये काबिलियत है कि वो अपनी फीलिंग्स को फ़ौरन स्विच कर लेता है? लेकिन क्या ये स्लाइड सब इंसानों में पाई जाती है या सिर्फ कुछ में? अगर सब में, तो इंसान की जो है वो इंसान किसी एक की मोहब्बत में क्यों रोता रहता है? जो मरने की बात भी आता है। अगर इमोशन को स्विच करने की सलाहियत है तो इंसान किसी एक की रोने के बजाय किसी दूसरे के लिए अपने इमोशंस को स्विच कर ले। लेकिन मुझे लगता है कि ये सलाहियत सिर्फ कुछ ही लोगों में पाई जाती है, ऐसा होता नहीं है। और मेरे ख्याल से ये जस्ट फिक्शन में, यानी जो करैक्टर हम खुद से बिल्ड करते हैं उनके अंदर पाई जाती है। रियल लाइफ से इसका दूर दूर तक जो है वो कोई वास्ता नहीं है। अलबत्ता हो सकता है कि जब आप इंसान के मैच्योरिटी लेवल पीक पे आ जाता है, जब वो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर लेता है, लोगों की मेंटालिटी को अंडरस्टैंड कर लेता है, तब ऐसा पॉसिबल है। रैदर देन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें जो है वो फीलिंग्स स्विच हुई हैं थ्रू आउट द प्ले। जिस तरह मैंने डिस्कस किया, ओलिविया की फीलिंग स्विच हुई हैं और सीनो की फीलिंग जो हैं वो स्विच हुई हैं। तो इस थ्रू आप ये वाला थीम को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो आइडेंटिटी मिस्टेकन का है। इस टर्म से मुराद ये है कि किसी दूसरे इंसान को किसी दूसरे इंसान की आइडेंटिटी दे देना। आसान लफ्ज़ों में अगर कोई और है तो अब उसे कोई और समझ लेते हैं। जैसे कि इस प्ले में वियोला और सेबेस्टियन दोनों की शक्ल इतनी मिलती हैं कि दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी समझ लिया जाता है। वियोला जब आइलैंड पर आती है और वो मेल्स की क्लोथिंग्स वगैरह करती है तो सब ये समझते हैं कि वो एक लड़का है, और इस तरह ओलिविया को उससे मोहब्बत हो जाती है। और जब सेबेस्टियन इस आइलैंड पर आता है तो उसे वियोला समझ लिया जाता है। इस प्ले में आइडेंटिटी मिस्टेकन एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, इस प्ले की स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद देता है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट थीम्स जिसको मैंने डिस्कस किया। थ्रू आउट द कैरेक्टर्स हमने इसको डिस्कस किया। समरी और में से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक, हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी।